हेलो बच्चों, आज हम देख रहे हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 4 शब्द विचार। ठीक है ना। इसमें हम किसके बारे में जानेंगे? शब्द विचार के बारे में। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे बिलाव, वलाबी, खरबूजा, जाखरबू, बारिश, सरीबा। ठीक है ना। ये शब्द लिखे हुए हैं, चित्र हैं और उनके शब्द लिखे हुए हैं। तो देखिए उनके बारे में आज यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हमारे शब्द हैं, ठीक है ना, जो दिए गए हमारे शब्द हैं, अगर वो सही तरीके से लिखे जाते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है बिलाव, खरबूजा, बारिश, ये कुछ न कुछ अर्थ प्रकट कर रहे हैं, इनका अर्थ निकल रहा है, इसलिए कौन से शब्दों के अंतर्गत आते हैं? ये सार्थक शब्दों के अंतर्गत आते हैं। और ये चीज़ें जो बाद में लिखी गई हैं, इनके बाद लिखी गई हैं इधर, वो क्या है? वर्णों के मेल से जो बनी है, वो कोई अर्थ नहीं प्रकट कर रही हैं, अर्थात वो निरर्थक शब्द हैं। ठीक है। या वर्ण समूह की अपनी जो वर्णमाला है, उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि जब शब्दों का जो समूह, जब वर्णों के समूह से कोई शब्द बन रहा है, अगर उसका अर्थ निकलता है तो वह सार्थक शब्द, अर्थ नहीं निकलता तो निरर्थक शब्द। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया गया है। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, उसे शब्द कहते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर आपको किसके बारे में बताया गया है? शब्द के बारे में, कि जो अगर किसी कुछ अर्थ निकल रहा है तो वह शब्द कहलाता है। आगे शब्दों के भेद बताए गए हैं। शब्द के भेद देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि शब्द के भेद निम्नलिखित आधार पर किए जाते हैं। यहाँ शब्द के भेद जो बताए गए हैं, सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। ठीक है ना। अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर एक सार्थक हो गया, एक निरर्थक हो गया। जिन शब्दों का कुछ अर्थ हो उन्हें सार्थक कहते हैं, जैसे यहाँ पर नाम लिख दिए गए हैं, रमेश, है ना, और बारिश, अंगूर, गति, ये सारे सार्थक शब्द हैं। और जिनका अर्थ नहीं निकल रहा है वो निरर्थक, जहाँ जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे खिर, कूच, पकफा, किच, चू आदि, अर्थात इनका अर्थ नहीं निकल रहा है। जिनका अर्थ नहीं निकलेगा वो निरर्थक, और जिनका अर्थ निकलेगा वो कौन से शब्द हो जाएंगे? सार्थक शब्द हो जाएंगे। आगे क्या दिया गया है कि अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों को निम्नलिखित सार्थक शब्दों के निम्नलिखित भेद पाए जाते हैं। यानी अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के जो भेद हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे पहले पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द यानी एक शब्द में उत्तर दे देना। ठीक है ना। जिस शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं उसको हम एक शब्द में भी बता सकते हैं और एक वाक्य में भी बता सकते हैं। फिर एकार्थी शब्द और एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। तो इस तरीके से अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। फिर उनको सार्थक शब्दों को यहाँ पर 6 भेदों में बांटा गया है। ठीक है ना। सार्थक शब्दों के 6 भेद होते हैं, उनको यहाँ पर बताया गया है। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर, यानी उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्दों को किस तरीके से बांटा जाता है। तो उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 4 भेद पाए जाते हैं। 4 भेद बताए हैं यहाँ पर। सबसे पहले है तत्सम, फिर तद्भव। तो सबसे पहले तत्सम को देखते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो अपने वास्तविक रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम के अंतर्गत आते हैं, जैसे हस्त, गंज, मयूर, वानर, सूर्य आदि, है ना। जो तत्सम से आए हैं, सीधे के सीधे ऐसे वास्तविक रूप में प्रयोग कर लिए गए हिंदी में, यानी संस्कृत वाले शब्द हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं वो तत्सम हो गए। फिर अगला आता है तद्भव। जो शब्द संस्कृत के मूल शब्दों से कुछ बिगड़कर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यानी है शब्द किससे के? संस्कृत के। अब उनका रूप बदल कर किस में रख दिया गया? हिंदी में। उनको कौन सा शब्द कहा गया? तद्भव शब्द कहा गया। अब तद्भव शब्द के उदाहरण देख लेते हैं।
हाथ, हाथी, मोर, बंदर, सूरज आदि। ठीक है ना, ये सारे हो गए तद्भव शब्द। आगे यहाँ पर कुछ तत्सम और तद्भव शब्द बताए गए हैं। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। ये तत्सम शब्द है, ये तद्भव शब्द है, ये तत्सम है, ये तद्भव, ये तत्सम है, तद्भव, यानी इस लाइन में तत्सम, इस लाइन में तद्भव, इस लाइन में तत्सम, इसमें तद्भव, इसमें तत्सम, इसमें तद्भव। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि जब भी आपको तत्सम या तद्भव की उदाहरण लिखने हो या आपको छांटना हो कि कौन कौन से शब्द तत्सम के हैं, कौन से तद्भव के हैं, तो वो आपसे बन जाए। आगे देखते हैं, उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर तीसरी चीज़ जो बताई गई है, तीसरा भेद बताया गया है, वो कौन सा है? देशज शब्द। जो शब्द स्थानीय अथवा क्षेत्रीय प्रभाव से आवश्यकता अनुसार हिंदी भाषा में आए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। यानी वो कैसे थे? हिंदी भाषा में आ गए। कैसे आ गए? स्थानीय और क्षेत्रीय प्रभाव के अनुसार। ठीक है, उसको देशज शब्द कह दिया गया। यहाँ डिबिया, लोटा, पगड़ी, खिचड़ी, ठेठ, चंग, टांग, ये सारी चीज़ें स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव से आई हैं। कहाँ? हिंदी भाषा में। इसलिए इनको कौन सा शब्द कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। फिर विदेशज शब्द। तो विदेशज शब्द में देखिए क्या बताया है, हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले विदेशी भाषाओं के शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। यानी विदेशी भाषा से आए हैं, इसलिए इन्हें विदेशज शब्द कहते हैं और आगत शब्द भी कहते हैं। यानी विदेशी भाषा के शब्द अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे, वो विदेशज शब्द या आगत शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पर कुछ विदेशी शब्द बता दिए गए हैं कि अंग्रेजी भाषा से कौन कौन से शब्द आए, फारसी भाषा से कौन कौन से शब्द आए, अरबी भाषा से, तुर्की भाषा से और पुर्तगाली भाषा से किस भाषा से कौन से शब्द आए हैं, ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा और उसको याद भी कर लीजिएगा। आगे आता है रचना अथवा बनावट के आधार पर। तो रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्दों को देख लेते हैं। तो रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द होता है सबसे पहला। तो रूढ़ शब्द के बारे में क्या बताया गया है? ऐसे शब्द जो हिंदी में परंपरा से किसी विशेष अर्थ के रूप में प्रचलित है तथा अन्य शब्दों के योग से नहीं बने हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। देखिए क्या बताया गया है कि ऐसे शब्द जो हिंदी के परंपरागत शब्दों से किसी विशेष अर्थ को प्रचलित है, विशेष अर्थ के रूप में प्रचलित है, अर्थात यानी जो रूढ़ भाषा के पुरानी भाषा हमारी जो थी उससे बने हुए हैं और सीधे के सीधे वैसे ही रख दिए गए हैं, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इनमें किसी चीज़ को जोड़ा नहीं गया है और इनको अलग भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, अगर इनको आप अलग कर देंगे तो इनके जो अर्थ है वो नष्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर बताया गया, इनके टुकड़े करने पर इनका अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है ना, तो वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो देखिए रूढ़ शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं, रात, पानी, पुत्र, दिन, शिक्षा, बुद्धि आदि। ये सारी चीज़ें रूढ़ शब्दों के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर रूढ़ के बाद आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द के बारे में देखिए क्या बताया गया है, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के टुकड़े किए जा सकते हैं तथा प्रत्येक टुकड़े का अपना एक अर्थ होता है। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, जो रूढ़ शब्द थे उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते थे, अगर टुकड़े कर देंगे तो उनका अर्थ नष्ट हो जाएगा। लेकिन यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बने होते हैं। ठीक है ना, शब्दों और शब्दांशों से बने होने के कारण इनके अलग अगर हम टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, इनका अर्थ निकलेगा। जैसे यहाँ देखिए हिमधन आलय, यानी 2 टुकड़े हैं, इनके जोड़ा गया, हिमालय बन गया, ये यौगिक शब्द है। ठीक है ना, रसोई धन घर, रसोई घर, ये यौगिक शब्द है। रसोई का भी अर्थ होता है और घर का भी अर्थ होता है। ठीक है, समझ में आया। आगे दिया गया है यहाँ पर गुड़, घुड़, धन, दौड़, घुड़दौड़। ठीक है ना, विद्याधन, अर्थी, विद्यार्थी। तो वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं यौगिक। यौगिक में जोड़ा गया है शब्दों और शब्दांशों को। ठीक, आगे आता है योग रूढ़ शब्द। ऐसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ के स्थान पर कोई विशेष अर्थ देते हैं, उन्हें
यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है ना। सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ देने वाले को यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, पीत धन अंबर पीताम्बर। पीताम्बर में किसके बारे में बताया गया है? विष्णु भगवान के बारे में, महान व्यक्ति के बारे में। यानी जुड़ता है, लिखते कुछ और है, उसका अर्थ विशेष अर्थ कुछ और निकलता है। दस धन आनंद, दसानंद, दसानंद अर्थात रावण। पंक धन जा, पंकज यानी कमल। एक धन दंत, एक दंत गणेश, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई हैं, आपको ध्यानपूर्वक समझनी है। आगे आता है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर यहाँ बताया गया है कितने भेद होते हैं शब्दों के? 2 भेद बताए गए हैं। विकारी शब्द, पहला है विकारी शब्द। तो विकारी शब्द के बारे में देख लेते हैं। तो विकारी शब्द के बारे में क्या बताया गया है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है ना। एवं लिखा है, एवं में और आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर विकारी शब्द के बारे में बताया गया है, यानी व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों का एक पहला जो भाग बताया गया है वो विकारी शब्द बताया गया है। इसमें परिवर्तन के बारे में क्या बताया है कि लिंग, वचन, कारक और काल इन सभी के कारण परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। और उसी परिवर्तन के कारण इनको विकारी शब्द कहते हैं। अब विकारी शब्द कौन कौन से हैं? 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। आगे आता है अविकारी शब्द। पहले हमने विकारी को देखा था, अब अविकारी शब्द को देखेंगे। तो यहाँ पर क्या बताया है, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक एवं काल आदि के कारण परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अगर परिवर्तन होता है तो क्या कहते हैं? विकारी शब्द। परिवर्तन नहीं होता तो क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्द के उदाहरण देख लेते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ। जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं, उसका उच्चारण करते हैं तो हमसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं और उन्हीं गलतियों को किस आधार पर बताया जाता है? वर्तनी, मात्रा के आधार पर बताया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। कि जब हम मात्रा का गलत तरीके से प्रयोग करते हैं तो वो गलतियाँ होती हैं और उन गलतियों को सुधारने के लिए हमें इस तरीके से प्रयास करना चाहिए। यहाँ देखिए क्या लिखा है, अशुद्ध शब्द है आलोचना। शुद्ध क्या है? आलोचना, ठीक है। जब हम शुद्ध बोलेंगे तो शुद्ध लिखेंगे, यानी उच्चारण अगर हमारा शुद्ध होगा, हम बोलेंगे सही तो हम सही चीज़ें लिखेंगे। अगर हम गलत उच्चारण करते हैं तो हम गलत ही लिखेंगे, ठीक है। आगामी, आगामी। फिर यहाँ और आ के बारे में बताया गया है, आधार, आधार, संसार, संसारिक, सांसारिक, ठीक है। फिर ई की मात्रा में जो अशुद्धियाँ बताई गई हैं उनके बारे में यहाँ दिया गया है, ठीक है ना। आ की मात्रा, फिर ई की मात्रा की अशुद्धियाँ, ऊ की मात्रा की अशुद्धियाँ, री और रकार की अशुद्धियाँ, ए आई की अशुद्धियाँ, ठीक। उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि किस जगह पर कौन सी मात्रा आपको लगानी है। ओ, औ की अशुद्धियाँ, फिर विसर्ग की अशुद्धियाँ, ठीक है ना। विसर्ग का भी अगर आप प्रयोग नहीं करते हैं तो भी आपका लिखा हुआ शब्द क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। विसर्ग के बाद क्या चीज़ें बताई गई हैं? विसर्ग के बाद बताया गया है न और ड की अशुद्धियाँ, ठीक है ना। फिर उसके बाद ड, ड़, ढ, ढ इनकी अशुद्धियाँ, र की अशुद्धियाँ, व और ब की अशुद्धियाँ, ठीक है ना। फिर सा के प्रयोग कैसे किए जाते हैं, सा की अशुद्धियाँ बताई गई हैं। फिर छ और छ, देखिए ये छ है और ये भी छ है, ठीक है ना। ये संयुक्ताक्षर में आता है और यह च वर्ग में आता है, ठीक। तो ये अशुद्धियाँ। उसके बाद यहाँ पर ज्ञ और ज्ञा, ठीक है ना, इनकी अशुद्धियाँ को बताया गया है। तो ये सारी चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा, क्योंकि ये सारे उदाहरण आपको याद होने चाहिए, आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या बताया गया है यहाँ पर? इसके बाद बताया गया है हमने सीखा। आपने इस पाठ में क्या क्या सीखा? वर्णों के बारे में जाना,
वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। फिर शब्दों के भेद जाने, कितने भेद हैं। फिर उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार है, रचना के आधार पर कितने प्रकार है। अर्थात आपने शब्दों के बारे में इस पूरे पाठ में जाना, इस वीडियो में जाना। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न आ जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। शब्दों के बाद सार्थक निरर्थक में अंतर लिखना है और उदाहरण लिखना है। मैंने पहले कहे थे कि जिन परिभाषा को आप याद कर रहे हैं उनके उदाहरण भी याद कर लीजिएगा। फिर रचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, उसके भी उदाहरण लिखने हैं। फिर उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं, उनके भी उदाहरण लिखने हैं। सभी को उदाहरण सहित ही लिखना है। फिर यहाँ पर आता है निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। यानी तत्सम इधर लिखा है, तद्भव आपको इधर लिखना है। ठीक है, जो वीडियो में आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं वही चीज़ें आपको यहाँ पर अभ्यास कार्य में दी गई हैं। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, निम्नलिखित शब्दों के सामने लिखिए कि ये तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज हैं। यानी ये तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है या विदेशज शब्द है। इसको आपको इसके सामने लिखना है। कौन कौन से तत्सम है, कौन कौन से तद्भव, कौन कौन से देशज है, कौन कौन से विदेशज शब्द दिए गए हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। आगे दिया गया है शब्दों के, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। ये जो शब्द दिए गए हैं ये अशुद्ध लिखे गए हैं, इनको शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, इनकी वर्तनी का ध्यान रखते हुए आप इनको शुद्ध रूप में लिख सकते हैं। फिर आगे आता है निम्नलिखित शब्दों के सामने लिखिए कि वे रूढ़, यौगिक या योग रूढ़ हैं। अब इसमें कौन कौन से रूढ़ शब्द हैं, कौन कौन से यौगिक शब्द हैं, कौन कौन से योग रूढ़ शब्द हैं, इनमें आपको छांट करके उनके सामने उसके नाम लिखने हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्या दिया गया है, नीचे दिए गए शब्द किस भाषा के हैं। अब भाषा वाली जहाँ तक बात आती है तो हमने आपको बताया था कि जो विदेशी भाषा से आए हुए शब्द हैं अपनी देश की भाषा में जो विदेशज शब्दों के अंतर्गत आ रहे हैं, तो आपको उन्हीं शब्दों को यहाँ लिखने हैं कि कौन कौन से हैं। ठीक है ना, इसको यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। फिर नीचे दिया गया है, नीचे दिए गए विदेशी शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए। अब इनको हिंदी में क्या कहा जाता है, जैसे डॉक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, चिकित्सक। ठीक है ना, मरीज को रोगी, शादी को विवाह। तो इस तरीके से आप इनको हिंदी में लिखेंगे कि हिंदी में इनको क्या कहा जाता है। तो इस तरीके से आज आपका ये पाठ यहीं तक हुआ, पूरा हो गया है। और आगे की जानकारी अगली वीडियो में, जो चीज़ें आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आगे की जानकारी के लिए अगली वीडियो में।